चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और लोकतंत्र का जब सबसे बड़ा उत्सव आता है तब हर किसी को उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब भी कोई त्योहार आता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। हम बहुत उत्साह के साथ हर त्योहार को मनाते हैं और जब लोकतंत्र का त्योहार आ रहा है तब इसमें सहभागिता इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि 5 साल के लिए हम सरकार बनाने वाले हैं। लोकतंत्र का जो उत्सव होता है वो सिर्फ एक दिन का नहीं होता है। अन्य जो उत्सव होते हैं एक दिन आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये जो त्योहार है उसका परिणाम 5 सालों तक हमें मिलते रहने वाला है और इसीलिए लोकतंत्र का ये जो उत्सव है उसमें सबकी सहभागिता जरूरी है। और सहभागिता कैसे दर्शानी है? क्या सिर्फ वोट करना है? नहीं, सही और उचित वोट करना है। और सही और उचित वोट आखिरकार हम कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे जब हमें पता होगा कि हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, कौन से मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहा है और देश की जरूरतें आखिरकार है क्या। आजकल लोगों का ध्यान भटकाने की बहुत ज्यादा कोशिश राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है। अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स के भाषण सुनेंगे तो उसमें अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा, लेकिन देश की जनता के लिए वो लोग क्या करने वाले हैं वो चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। इसलिए आज मैंने कुछ यूथ को अपने साथ एकत्रित किया है क्योंकि देश का जो भविष्य है युवा है और आखिरकार युवाओं के मुद्दे क्या है, युवा क्या चाहते हैं सरकार से, युवा कौन से कैंडिडेट को और कौन सी पार्टी को, कौन सी सरकार को चाहते हैं, किसे वोट कर सकते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आज पॉलिटिकल साइंस वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के कुछ स्टूडेंट्स को मैंने अपने साथ एकत्रित किया है और उनसे मैं जानूंगी कि आखिरकार देश के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। मेरे साथ है सबसे पहले तेजस। तेजस से मैं पूछूंगी कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं देश के मुद्दों के बारे में। तेजस आप बताइए, देश के मुद्दे आखिरकार है क्या? आज देश के मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और स्किल बेस्ड जो एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें हैं। आज हम बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, लेकिन सबसे जरूरी बात आती है कि जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो ग्रांट दी जाती है वो हर साल ये होती है कि हर साल के 5 करोड़ रुपए और 5 साल के 25 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। लेकिन वर्तमान की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ रुपए दिए और गुजरात में 26 सांसदों में से ज्यादातर सांसद ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ 9 करोड़ रुपए, कई ऐसे हैं जिन्होंने 7 करोड़ रुपए और कई तो ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ 3 करोड़ रुपए अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट में खर्च किए हैं। तो ऐसे सांसद नहीं होने चाहिए कि जो अपने अपने ही एरिया की जो समस्याएं हैं क्या उनको समाधान करना चाहिए, कैसा किस चीज के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए वो उनको ही नहीं पता है। अगर पता होता तो ये चीज नहीं होती। आज लगातार हम देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं कि स्टूडेंट जब अपनी शिक्षा पूरी करके यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से बाहर निकलते हैं तो उनके पास रोजगारी के लिए कोई अवसर नहीं होता, या पेपर लीक होता है बार बार, या फिर भर्तियां कैंसिल की जाती है, या फिर जब आती है तब छोटी सी भर्तियां निकाल के आरक्षण को स्थान नहीं दिया जाता। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। तो सांसद उन्हें चुनिए जो आपकी समस्या से अवगत हो और आपकी समस्या को जानता हो, समझता हो और आपकी समस्या उसके दिल के करीब हो, ताकि वो जल्द से जल्द उसका निवारण ला सके। ये सारी चीजों को देखकर हमें एक सांसद को चुनना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे हैं और इसीलिए मैंने आज इन युवाओं को एकत्रित किया है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं सरकार से, वो सरकार तक पहुंचाया जा सके। वीएनएम एक मीडियम बने यूथ और गवर्नमेंट के बीच, ताकि जब मैनिफेस्टो तैयार होगा युवाओं की इन बातों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि आखिरकार आगे चलकर सरकार इनको चलानी है। मेरे साथ अब प्रगति है। प्रगति क्या सोचती है इन मुद्दों पर, ये जान लेते हैं। प्रगति, क्या सोचते हैं आप, किन मुद्दों पर देश की सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को और देश के नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे लगता है कि देश के नेता और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए, उन्हें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
वुमेन सेफ्टी एक ऐसा इशू है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कई स्टेट के सीएम को देखा है बहुत डेरोगेटरी टर्म यूज करते हुए, बहुत डेरोगेटरी रिमार्क पास करते हुए जब वुमेन सेफ्टी पर आता है। मेंस्ट्रुअल लीव जैसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ रहा है। और हम एक डेमोक्रेसी है और मुझे लगता है अब हम ज़्यादा इलेक्शन की ओर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं कि हर चीज़ इलेक्शन के अराउंड रिवॉल्व होने लगी है। सारी पार्टीज सिर्फ एक साल के लिए काम पूरा फोकस उनका होता है कि सिर्फ इलेक्शन आने वाला है, तो अब उनका काम करने का स्पीड अप हो जाता है सारे प्रोसेस। तो मुझे लगता है एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो अपने प्रोसेस में। तो आप सोचिए, प्रगति कह रही है कि देश की सरकार कैसी होनी चाहिए। मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं जो देश के नेता है, क्योंकि शायद हम उन्हें सही तरीके से परख नहीं पा रहे हैं। एक साल आप देख पा रहे हैं, जब आचार संहिता लागू हुई उससे पहले बहुत सारे विकास कार्यों को तेजी दे दी गई। हर राज्य में भर भर झोली करोड़ों के विकास कार्यों के शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास कर दिए गए। ये विकास कार्य पूरे होंगे कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देश की जनता को लुभाने के लिए सिर्फ विकास कार्यों की सौगात काफी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर देश की सरकार को सोचना चाहिए। अब मेरे साथ यश है, यश से जानेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार इन्हीं के भरोसे देश चलने वाला है। यश, क्या सोचते हैं आप इस पर? अगर हम लोग एक अहम मुद्दा देखा जाए, अगर हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन और अफोर्डेबिलिटी जो है आजकल एजुकेशन का, वो बहुत ही कम हो रहा है और एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। और अगर हम लोग देखा जाए तो स्टूडेंट लोन जो दिया जाता है स्टूडेंट्स को, उसके ऊपर के जो डेट है उसको रिलीव करने के लिए भी ऐसी कोई इतनी बेनिफिशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज अभी तक बाहर नहीं की गई है। तो हम लोग ऐसे कैंडिडेट्स को चुने कि जो इन चीज़ों के ऊपर एड्रेस करें। और एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है आजकल, वो बहुत ही, अगर देखा जाए तो उसकी एफिशिएंसी इतनी है नहीं। परमानेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसको ज़्यादातर हम लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो इससे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर स्केलिंग जो है, उससे एक लिवेबल वेज हम लोग कह सकते हैं कि मिल सकता है। तो एक ये अहम मुद्दा है। और अगर हम लोग बात करी जाए कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, उसमें भी आजकल प्रैग्मैटिक स्किल्स जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये जो है एक सर्विस सेक्टर की तरफ हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं कि जॉब जो है वो ड्वेल हो रही है। तो ये एक तरीके का गिग इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसे कैंडिडेट्स आए जो कि इस इश्यूज़ को एड्रेस करें अच्छे से और ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएँ जो कि सबकी नीड्स और एस्पिरेशन को मद्देनज़र रखते हुए बेनिफिट करें। जब भी आप यूथ के पास जाते हैं, अलग अलग चीजें आपको जानने मिलती हैं। शायद सरकार को भी ये सारे मुद्दे देश में है, लेकिन सरकार शायद फोकस नहीं करना चाहती है। हमारा यूथ जो है अब विदेश जा रहा है, क्योंकि यहाँ उन्हें प्रॉपर ना स्किल बेस्ड एजुकेशन मिल रहा है, ना उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट है जो उनके सपनों को साकार कर सके। और इसलिए यूथ जो है कहाँ तो भटक जाता है रास्ते से, क्योंकि अगर हम उन्हें रोजगारी नहीं देंगे तो हो सकता है वो गलत रास्ते पर चले जाए, या फिर वो बहुत टैलेंटेड है, अगर वो अफोर्ड करते हैं तो विदेश चले जाते हैं और अपना जो टैलेंट है, अपनी जो मेहनत है, अपनी जो लगन है, वो सारी विदेश को ऊपर लाने में लगा देते हैं। भारत को अब हमें विकसित देश की ओर आगे ले जाना है। इन युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मैं आज उनसे बात कर रही हूँ। अब हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स पिंकू है। पिंकू, क्या सोचते हैं इस पर? पिंकू, आपकी क्या राय है इस पर? जैसे आपने बताया कि आज का जो युवा है, भारतीय युवा, वो ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ पे शिक्षण पद्धति हो या हमारा हम अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे ठीक ढंग से पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो जो युवा है वो कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहा है बाहर के देशों की ओर और वो प्रयास करता है कि अगर एक दो स्तर तक तो चलो ठीक है, पर जब जीवन जीने का समय आएगा तो हम कैसे जिएंगे? हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है, ढंग व्यवस्थित रूप से नहीं है चीजें, तो कैसे काम किया जाएगा? तो हमें ढूंढना पड़ता है कि क्यों ना हम बाहर किसी ऐसे देश में जाएं जहां पे हमारा एक सुव्यवस्थित रूप से हमारा जीवन जो है उसको हम जीने का तरीका ढूंढ सके। तो ये एक समस्या है जो ब्रेन ड्रेन जैसा कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने जो हित हैं वो राजनीतिक हितों के ऊपर ही सीमित है। वो कहीं ना कहीं युवाओं के हितों को ध्यान ही नहीं दे रहे, और युवाओं को ध्यान नहीं देंगे तो ये मानना कि भारत जो एक युवा देश है, युवा राष्ट्र की ओर बनता जा रहा है और एक विकसित देश बन जाएगा, तो ये संभव नहीं है जब तक हम युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे। और मुझे क्या लगता है कि एक समस्या है कि हम राष्ट्रीय मुद्दे और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके बीच में एक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं आज के समय में, वो अगर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो उनका जो है
जो बातचीत है वो एक बिल्कुल अलग ढंग से रहेगी, या उनके जो लुभावने जो प्रोमिसेस रहेंगी वो अलग रहेंगी। और जब क्षेत्रीय दलों की बात होती है तो उसको कहीं ना कहीं वो तवज्जो नहीं दिया जाता। और क्योंकि भारत, जब हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से बना है ये राष्ट्र, तो हमें अगर उन क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ढंग में, उनको ध्यान में नहीं रखा गया है, तो ये कहीं ना कहीं कठिन लगता है। तो मेरे हिसाब से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच में एक संबंध बनाना अगर एक राजनीतिक दल ठीक से कर पा रहा है, तो ही हम शायद, हो सकता है कि युवाओं के मुद्दों को भी उसमें अकोमोडेट सही ढंग से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग है जो मुझे देखने को मिल रहा है, और वो समस्यात्मक रूप से मेरे को अनुभव उसका मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कही है पिंकू ने कि क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे, इन दो चीजों का अगर फर्क कर लिया जाए ना, तो एक मतदाता भी बहुत बेहतर तरीके से अपने कैंडिडेट को परख पाएगा। हम अक्सर सांसद से शिकायत करते हैं कि हमारे इलाके में पानी नहीं आता है, लेकिन सांसद पानी नहीं लाते हैं। पानी आपके क्षेत्रीय जो नगर सेवक हैं, जो काउंसिलर हैं, आपके जो एमएलएज हैं, वो उनकी पेरिफेरी में आता है। सांसद की पेरिफेरी में जो आता है वो चीजें अलग हैं, वो राष्ट्रीय देश के साथ जुड़ी हुई है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को अलग अलग रखकर अगर हम इस चुनाव को देखते हैं, तो शायद एक बहुत बड़ा अंतर हम क्रिएट कर पाएंगे। हम वोट करने जाएं और सही व्यक्ति को वोट करने जाएं, सही मुद्दों पर लड़ने वाले व्यक्ति को वोट करने जाएं। बहुत सारे लोग, उन्हें मैनिफेस्टो ही नहीं पता होता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या दावे किए हैं, क्या वादे किए हैं, पिछले 5 साल पहले क्या वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे किए हैं, यही बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। ऐसे में कैसे आप सोच सकते हैं कि हम एक बेहतर सरकार चुनकर ला सकते हैं? आपको अवेयर होना ही पड़ेगा, और सबसे ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा देश के युवाओं को। आज इसी कोशिश के तहत पॉलिटिकल साइंस के कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम भी हमारे साथ है। गौतम, क्या सोचते हैं आप इस पर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में जो प्रावधान है कि एक सांसद बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन अगर हम जब देखें कि इलेक्शन के माहौल में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपना कैंडिडेट लिस्ट जारी करती हैं, तो वहाँ पे युवा का भागीदारी एकदम से, मतलब अगर कहें तो 0.5%, जो भी एक्सेप्शनल है, जो कभी कभार देखा जाता है। और जो एक टर्म है, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो हो रही हैं, वो हमें, ये लोगों को पता ही नहीं कि हम अगर ऐसे युवा हैं तो हमारा भी एक वॉइस जो पार्लियामेंट में होना चाहिए, वो मिसिंग है। तो इसके लिए एक प्रोविज़न पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि उन्होंने बहुत जगह, ऐसे कि मैं नाम अगर लूँ तो जैसे कि आईएनसी के उनके नेता राहुल गांधी, वो खुद कहते हैं कि हम युवा को बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन उनके जैसे लिस्ट अभी उन्होंने जारी किए हैं, तो उसमें से अभी गिनती के 1 या 2 जो हैं वो भी लेट 30s में हैं उनके कैंडिडेट्स। सिमिलरली अगर हम देखें बीजेपी, जो हमारी अभी प्रोमिनेंट पार्टी हैं, उनके प्रोमिनेंट वक्ता जैसे कि के अन्नामलाई, जो अभी स्टेट प्रेसिडेंट है तमिलनाडु के, उन्होंने भी बहुत बार बातें की हैं अपने लोकल लोगों से, जिन्होंने अपना व्यक्तित्व रखा है कि हमें भी लोकल युवा जो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो उन्होंने भी बात कही है। बट वही चीज़ उनके जो कैंडिडेट लिस्ट जब जारी होती है, तब वहाँ पे वो मिसिंग होती है, क्योंकि युवा को एक प्रोमिनेंट, एक जो उनको स्टेज चाहिए, जो उनके कोई बातें लोकसभा तक पहुँचे, राज्यसभा तक पहुँचे, वो उनको एक पोजीशन, एक कैपेसिटी जैसे बिल्डिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और दूसरी बात कि जहाँ हम बात करते हैं कि अभी हमारी डेमोक्रेसी बहुत ही नई है और डेवलप हो रही हैं, और विकसित भारत की हम जब कल्पना करते हैं, तो हमारे यहाँ जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो बढ़ रहा है, तो उसी में विमेंस का पार्टिसिपेशन हो रहा है। जैसे कि मेरी मित्र प्रगति ने कहा कि मेंस्ट्रुअल लीव, तो मेंस्ट्रुअल लीव की बातें अगर जब हमारे लोकसभा में की जाती हैं, तो उसकी कोई एक संवेदना के साथ उसे देखा नहीं जाता, क्योंकि अगर हमारा अभी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, विमेंस पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो उनको भी एक जो एक फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है, तो वो हमको एक्सेप्ट करना होगा और उसके बारे में प्रोग्रेसिवली डिसीजन लेना होगा। और साथ ही साथ जैसे कि हमने रिसेंटली COP28 जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हमारा जो बढ़ता हुआ जो हमारा एक कद है इंटरनेशनल फोरम में, तो हमने तो बहुत सारे, जैसे कि 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, अभी रिसेंटली हमने बायोफ्यूल अलायंस बनाया, लेकिन हमने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसी बनाना और उसके इम्प्लीमेंट करने में बहुत गैप है हमारे देश में। तो यही मेन एजेंडा होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की, यूथ का प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना,
गौतम के दो मुद्दों को मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी। युवाओं की सहभागिता, बहुत बड़ी बात कही। जो सूची कैंडिडेट्स की बाहर आ रही है उसमें 30 साल से 40 साल के आसपास के लोग तो बहुत कम ही हैं। हमारे यहाँ एक माहौल सेट है कि मंत्री अगर आपको बनना है तो वो 50 साल के ऊपर के ही हो सकते हैं। युवाओं की सहभागिता ही नहीं होगी तो युवाओं की जो थॉट है, युवाओं की जो मांगे हैं, वो कैसे सरकार तक पहुंचेगी। बहुत बड़ी बात है, युवाओं को बढ़ चढ़कर आगे आना होगा, ना सिर्फ वोटिंग के लिए लेकिन पॉलिटिक्स में भी आना होगा आगे। ये स्टूडेंट्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि ये युवा आगे चलकर देश का भविष्य तो बने लेकिन पॉलिटिक्स में भी जाएं ताकि देश को एक बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सके। और उन्होंने बात कही पर्यावरण की। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो आप उठा लो, वहां पर्यावरण आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, जबकि सबसे बड़ी जरूरत पर्यावरण है। जिस तरह हम क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही है, ये सारी चीजों का सामना हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे वो अमीर से अमीर हो, चाहे गरीब से गरीब हो। तो पर्यावरण पर तो हम ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज पर्यावरण को मुद्दा बनाती है, ये भी हमें सोचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस पर जरूर ध्यान देना होगा कि ऐसे मुद्दे उठाएं जो सीधे सीधे लोगों से जुड़े हैं। मेरे साथ आयुष हैं, ये भी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं। आयुष, आपका क्या मानना है, क्या कहना है, देश किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है जबकि देश की जरूरतें कुछ और है? काफ़ी सारे मुद्दों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन उसमें एक मुद्दा जो मुझे लग रहा है कि सबकी ज़रूरत के हिसाब से वो है बजटिंग का इशू है। कि जब हम किसी नीति की बात करते हैं, किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें आपको पैसा देना पड़ता है, बजट देना पड़ता है। लेकिन अगर हम वेलफेयर स्टेट की बात करें, जैसे कि हमारा भारत का जो संविधान है, वो एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है और वेलफेयर स्टेट में 2 सबसे ज़रूरी चीज़ें गिनी जाती है, एक है स्वास्थ्य और एक है शिक्षा। अगर हम शिक्षा की बात करें, तो चाहे कोई भी सरकार क्यों ना आई हो, इनमें से किसी ने भी जो बजटिंग है, शिक्षा का जो बजट है, वो 2% से ज़्यादा अभी तक करके गई नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 1964 में कोठारी कमीशन बनाई गई थी और उस कोठारी कमीशन ने काफ़ी सारे रिकमेंडेशन दिए थे। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन ये था कि शिक्षा के पीछे सरकार को कम से कम जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जितनी भी सरकारें आई हैं, आज तक किसी ने भी शिक्षा के जो बजट है उसको बढ़ाने के बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं है, चाहे वो पहले की सरकार हो या चाहे हमारी मौजूदा सरकार हो। साथ ही साथ में हम जो देख रहे हैं कि ये जो बजट नहीं दिया जा रहा है, इसके चलते आप स्कूल बना देते हैं लेकिन स्कूल में शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कई सारे ऐसे स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे पीने का पानी है, वॉशरूम नहीं है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर लेबोरेटरीज़ नहीं है। तो ऐसे में क्या हम आशा कर सकते हैं कि एक गुणवत्ता वाली शिक्षा हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करा पाएँगे? ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसके साथ-साथ हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में जो डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 6% आपको अपने बजट का स्वास्थ्य के पीछे खर्च करना चाहिए। लेकिन उसमें भी वही बेदरकारी हम देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य बजट है हमारा, वो भी मुश्किल से 2% के आसपास ही घूम रहा है, उससे ज़्यादा कोई सरकार ये चीज़ों को बढ़ा नहीं रही है। और इसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि हमारे जैसे बड़ौदा शहर की बात करें, तो एसएसजी हॉस्पिटल जैसा एक अच्छा हॉस्पिटल हमें मिला है। लेकिन एक दुखदाई परिस्थिति हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो एक्स-रे मशीन ऑपरेटर है, उसकी पोस्ट खाली पड़ी है, वहाँ पे भर्ती नहीं हो रही है। नर्सेज़ की जो स्टाफ है, वो वहाँ पे कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, सफाई कामदारों की कमी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एसएसजी हॉस्पिटल में हर तरफ गंदगी फैली हुई है। तो बात ये है कि अगर आप बात करते हैं कि हमें एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करना है, हमें देश का विकास करना है, तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा, बजट तो आपको देना पड़ेगा। बिना उसके तो कोई भी प्रगति हो नहीं सकती है। और जैसे कि मैं एक शोध का विद्यार्थी हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम 5 साल का हम जब फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद हम रिसर्च में आते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि हमें अपने घर को भी सँभालना होता है। इसीलिए स्कॉलरशिप दी जाती थी पीएचडी के स्टूडेंट्स को। तो मौजूदा सरकार ने नॉन नेट जो स्कॉलरशिप थी, वो बंद करवा दी। यहाँ गुजरात सरकार की एक स्कीम निकलती है, शोध उसका नाम है, जिसका मैं भी लाभार्थी हूँ। लेकिन उस शोध में सबसे अजीबोगरीब बात ये है कि वो 2 साल के लिए दी जाती है, पर अगर मैं किसी कारण से ये स्कॉलरशिप को बीच में छोड़ता हूँ, तो मुझे जितनी रकम मुझे सरकार की तरफ से प्राप्त हुई है, वो सारी रकम मुझे 18% ब्याज समेत लौटानी पड़ेगी। तो क्या इसे हम छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप कहेंगे? ये तो एक तरह का लोन हो गया। सरकार एजुकेशन लोन की बात करती है, पर एजुकेशन लोन में तो कमाई हो रही है। आपको अगर देना है तो आप बजट बढ़ाइए, सब्सिडीज़ बढ़ाइए, ताकि जो गरीब घर के विद्यार्थी है, वो भी बिना संकोच के, बिना किसी मुश्किल के पढ़ाई कर सके।
तो हमारे हिसाब से जो युवा है, हम जो देश के छात्र हैं, हमारी अपेक्षा यही है कि जो भी सरकार इस इलेक्शन में चुन के आए, हम उनसे यही अपेक्षा रखेंगे कि स्वास्थ्य के पीछे और शिक्षा के पीछे अब उनका जो बजट है, वो बजट अपना बढ़ाएँगी ये। अगर एक घर चलाना हो तब भी बजट की जरूरत पड़ती है और सुचारू बजट की जरूरत पड़ती है। अगर आप रेस्टोरेंट या होटल के पीछे पूरा आपका महीने का बजट खर्च कर देंगे तो आपके बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? बस इतनी सी बात अगर सरकार भी समझ ले तो बहुत आसानी हो जाएगी। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर तो खर्च कर रहे हैं लेकिन इन बच्चों को बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जहाँ बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, पढ़ाई हो रही है लेकिन वो बहुत महंगी है। अगर हम उन्हें सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का उतना भी अगर हम उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं तो शायद भारत विकसित देश बनने में बहुत साल लगा देगा अगर अच्छी शिक्षा और अच्छा एजुकेशन नहीं होगा। उन्होंने बात वडोदरा की ही उठाई तो मैं भी वडोदरा को ही कोट करना चाहूंगी। विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी जहां देश विदेश से हजारों स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और सालों से पढ़ने आते हैं, लेकिन वहां भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव आपको देखने मिल जाएगा। वहां जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वॉशरूम्स नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें। पीने के पानी की सुविधा का अभाव है। आप सोचिए अगर हम स्टूडेंट्स को पीने के पानी की सुविधा और टॉयलेट की ही सुविधा नहीं दे पाते हैं तो किस बुनियाद पर हम उन्हें वडोदरा पढ़ने बुलाते हैं। एसएसजी हॉस्पिटल की बात कही, सरकार बहुत गर्व से कहती है कि मध्य गुजरात की सबसे बड़ी हॉस्पिटल वडोदरा में है, लेकिन हम और आप जैसे लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं। बहुत गरीब वर्ग के लोग जिनके पास नहीं ही पैसा है और इलाज कराना जरूरी है वो ही वहां जाना पसंद करते हैं। जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो प्राइवेट डॉक्टर के पास ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि गंदगी और स्वास्थ्य सुविधा दोनों पर ही सवाल उठे रहते हैं। और इसीलिए ये जो स्टूडेंट हैं अपनी अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक है। अभिषेक, आपसे भी पूछना चाहूंगी क्या एड ऑन करना चाहेंगे? आपके दोस्तों ने बहुत सारे मुद्दे पहुंचाए हैं सरकार तक। जैसे मेरे मित्र ने बताया, संविधान में लोगों को उस इलेक्शंस में नेता को चुनना चाहिए जो आपके जो मुद्दे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हो। जैसे हमारा देश जिसमें 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या, जिसमें 50% से ज़्यादा 25 साल की उम्र के लोग रहते हैं, जिस देश को यंगिस्तान देश बोला जाता है, उसमें रिप्रेजेंटेशन में यूथ का भागीदारी एकदम ना के बराबर है। तो इतने बड़े देश जिसका पॉपुलेशन इतना यंग है, उन मुद्दाओं को ये सरकार कैसे समझती है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि आप कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। और इसका मेन प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन है। हमारे देश में यंग लोगों का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में इतना रिस्ट्रिक्टेड है और इतना प्रॉब्लम है उसमें कि एक आम यंग आदमी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना उसको इतना मुश्किल है कि 25 साल की उम्र, 25,000 रुपये नॉमिनेशन फीस और बहुत सारे इलेक्शन कॉस्ट जैसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यंग लोग इलेक्शन प्रोसेस से छूट जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं चुनाव के जिसे यूथ आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या उसके रिप्रेजेंटेटिव इसे सुन रहे हैं तो जरूर गौर कीजिए क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है युवाओं का जो सरकार चुनकर लाता है। इनमें बहुत उत्साह होता है, ये बहुत जज्बातों से भरे होते हैं, वो बहुत रिसर्च भी कर जाते हैं, पढ़कर जाते हैं कि सरकार ने क्या किया, सालों पहले सरकार ने क्या किया, ये सरकार क्या कर रही है। क्योंकि ये बच्चे गूगल वाले हैं, स्मार्टफोन है उनके पास सब कुछ वन टच पर है। तो ये सारी चीजों को, ये रेस्टोरेंट जाने से पहले भी सर्च करके जाते हैं, मूवी देखने से पहले भी उसका रिव्यू पढ़कर जाते हैं। तो ये ऐसे बच्चे हैं, तो इनकी आप पर बेहद पैनी नजर है। तो अगर आपने सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो ये यूथ आपको वोट नहीं करने वाला है। कोई भी दल हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, पॉलिटिकल कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन युवाओं के इन मुद्दों को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। मैनिफेस्टोस बनने की प्रक्रिया जारी है। हम चाहते हैं वीएनएम के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचा पाए, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज तक ये पहुंचा पाए कि देश के मुद्दे आखिरकार ये हैं। धर्म और जाति पर बांटने की जरूरत नहीं है, आरक्षण की बात करने की जरूरत नहीं है। ये युवा अपने हिसाब से अपने आप को आगे ले जाएंगे और देश के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। बस आप उन्हें बेसिक सुविधाएं
जिनकी ये बात कर रहे हैं वो अगर उन्हें मुहैया करा दी जाए तो विकसित भारत का जो आपका सपना है उन्हें साकार करने में ये यूथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगा। भारत देश को हम बिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, वो बहुत आसान होगा अगर युवाओं के इन मुद्दों को सुन लिया जाए। चुनावी चक्कर और चक्कर सत्ता का, इसीलिए मैं चला रही हूँ कि हर एक चीज आप तक पहुंचे, देश के नागरिकों तक पहुंचे, समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि जब वोट करने की बारी आए आप सही व्यक्ति को वोट कर सके। मैं रोजाना कह रही हूँ, आपका वोट, आपकी ताकत और आपकी हुकूमत, 5 साल तक आपकी सरकार होगी अगर आपने सही कैंडिडेट को वोट किया। तो सोचिए, समझिए, परखिए, अभी भी काफी दिन है और मैं रोजाना इसी पर बात करूंगी कि आखिरकार देश का नेता कैसा हो, किन मुद्दों पर आपको देश के नेताओं को परखना है, पॉलिटिकल पार्टीज को परखना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको वैसे भी जुड़ना है क्योंकि ये सारी बातें हमने आपके लिए की है। हर एक व्यक्ति तक ये बातें पहुंचना जरूरी है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। फेसबुक पर पेज पर अगर आप हमें देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिए, ये बात हर घर तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।